हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज नीट एक्सप्रेस हमारी आ चुकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे। तो बेटा मैं डॉक्टर सूर्य रतूड़ी आज लेके आया आपके लिए एकदम क्रिस्प लेक्चर, जिसको देख के इस बात की गारंटी लेके चलेंगे हम लोग कि हमारा इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। क्योंकि बेटा कंटेंट ऐसा डिलीवर करता हूं मैं कि आपका सब कुछ एनसीईआरटी दो टिप्स पे आ ही जाती है, साथ साथ कुछ जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है ना वो भी कवर हो जाता है। तो बेटा फटाफट से, है ना, थोड़ा बड़ा लेक्चर है तो इसको फटाफट से कवर करेंगे। हमारा आज का जो गोल है, ठीक है, वो क्या क्या है भाई। सबसे पहले हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले सर्कुलेटरी पाथवेज, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड कोएगुलेशन, हमारा ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एंड कार्डियक साइकिल, और फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और लास्ट में डिसऑर्डर लेके हम सब कुछ कवर कर देंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत मतलब प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज चैप्टर रहेगा, सॉरी। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के जो इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन क्या होता है। तो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। जैसे कि अब इस देखो इस डेफिनेशन में हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी है, तो उसका कंसर्न जो ऑर्गन या टिश्यू है वो हमारा किडनी है ना। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि वो सब कुछ हर जगह पहुंचाए। ठीक है, फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस, सिलिंट्रेट्स, ये सब है ना, ये अपनी है ना वाटर से यूज करते थे, सराउंडिंग से वाटर को यूज करते थे। हमने पढ़ा था वो वाटर कैनाल सिस्टम होता था स्पॉन्जेस के अंदर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स को यूज करते हैं, ब्लड लिम्फो या ठीक है हीमोलिम्फो फॉर देयर सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के। तो बेटा हमारे सिलेबस में, ठीक है, एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया गया था कि दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, वो उसमें ब्लड जो होता है उसमें हार्ट से पास होता है थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू स्पेसेस, जिसे हम बोलते थे साइनसेस, जैसे हमने पढ़ा था कॉकरोच के अंदर, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसका अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड जो होता है वो हार्ट और ठीक है एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स के थ्रू है ना सर्कुलेट करा जाता है। ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है बेटा आपका एनालिड्स से कॉर्डेट्स तक। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके पास एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसकी पोजीशनिंग वगैरह सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ के आए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि बेटा वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर जो हार्ट होता है वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेयर एज फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म जहां ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा वहां कैसा होगा, डॉर्सली। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द कि भाई ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये किस तरीके का था। सबसे पहले आया था फिशेस के अंदर जो टू चेम्बर्ड हार्ट था, जिसमें वन एट्रियम और वन वेंट्रिकल होता था, जिसे हम सिंगल सर्कुलेशन भी कहते थे। तो फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट जो था वो इंप्योर ब्लड जो होता था उसे रिसीव करता था। ठीक है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता था वो ऑक्सीजनेट करा जाता था, यानी उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता था टू दी गिल्स। ठीक है, और गिल्स से जब ये ट्रांसपोर्ट होते आता था तो ये ऑक्सीजनेट होता था, फिर ये हार्ट पे आता था, फिर हार्ट से बॉडी पे जाता था। एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था, जैसे फ्रॉग में पढ़ा था हमने, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें टू एट्रिया वन वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनका वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीटली पार्शन्ड होता है, वो हमें पता है, यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड वाली चीज होती है, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, जिसमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स और गिल्स से या स्किन से, और राइट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन सिंगल वेंट्रिकल विच इज पम्प्ड आउट एज अ मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फ्रॉग में पढ़ चुके हैं। जिसको लग रहा है कि भाई हमने तो कभी नहीं देखा, तो फ्रॉग वाला लेक्चर देखना, एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू का पार्ट 2 वाला लेक्चर है, उसमें मैंने फ्रॉग पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी, उसे भी ध्यान से देखना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेटा क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में, जिसमें हमारा 4 चेम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग पाथवेज में चलते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड से चलता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हमारा राइट साइड से चलता है। ठीक है, तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन में होता है। इसमें वेंट्रिकल जो होते हैं वो पंप करते हैं सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग अप। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली सर्कुलेटरी पाथवेज के अंदर, है ना, ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे में क्लोज सर्कुलेशन किस तरीके से होता था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं हम दो बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज में। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले एक आता है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, दो तरह की ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड्स रन कर रही होती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें आता है हमारा नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड और नंबर 3 आता है ब्लड वेसल्स, जो हमें तीनों अलग अलग पढ़नी है बहुत अच्छे से। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा जो आता है लिम्फ आता है। ठीक है, लिम्फ आने के बाद हमारी लिम्फेटिक वेसल्स आती है और लिम्फ नोड्स आती हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके बेटा। ठीक है, जो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो बताया था मैंने। बात करते हैं अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो जो हार्ट है वो तो एक अलग से ऑर्गन है, हम उसे आराम से पढ़ेंगे। बीच में हमारा आएगा यहाँ पे ब्लड की क्लासिफिकेशन। अब ब्लड जो होता है बेटा वो डिवाइडेड होता है, हमें पता है ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ दिया, प्लाज्मा की क्लासिफिकेशन बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके आऊंगा। तो देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। जो आरबीसीज होते हैं जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्लेटलेट्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है उनकी क्लासिफिकेशन है कि भाई डब्ल्यूबीसीज जो होती है वो फर्दर दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करी जाती हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द सेलुलर स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिनके पास ये ग्रेन्यूल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिनके पास नहीं होते उन्हें बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वेयरएज एग्रेन्युलोसाइट दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी फर्दर दो लोग, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो एक ये क्लासिफिकेशन आपकी ब्लड के कंपोनेंट्स की बहुत नेसेसरीली आपको पता होनी चाहिए। ऑल दो टिश्यू में हमने ये कवर करा था। ठीक है, उसके बाद ब्लड वेसल जो है उसमें हमें तीन तरह की वेसल्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक सिंगल लेयर्ड कैपिलरीज। ठीक है, ये तीनों चीजें हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब मूव ऑन करते हैं अपने, है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, जिसमें हमने बोला था कि भाई ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट होता है। अब ब्लड जो होता है उसमें दो चीजें, 55% होता है ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा, ठीक है, और 45% होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन इसके एनसीईआरटी में दी हुई है, जो बहुत नेसेसरी है और बहुत डेटा है बेटा उसमें, तो वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो होता है बेटा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच ऑलमोस्ट 7.4 और विस्कस होता है। क्यों होता है विस्कस? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है प्लाज्मा की उसको देखो। प्लाज्मा के अंदर बेटा 90 से 92% हमारा वाटर होता है, बाकी रेस्ट जो है वो डिसॉल्व सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे, है ना, डिसॉल्व सब्सटेंस की जगह ऑर्गेनिक वो बोल देते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन कर रखी है, तुम्हें दिखेगी आगे फिजियोलॉजी वगैरह जब पढ़ोगे वहां दिखेगी तुम्हें। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, कुछ उसमें डिसॉल्व्ड सब सॉल्यूट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब, और फिर उसमें होता है एक मेजर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में फिब्रिनोजन मेजर प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स मेजर प्रोटीन और एल्ब्यूमिन्स, इन तीनों का सबका अपना अपना कुछ स्पेशल काम होता है। ठीक है, वेयरएज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड गैसेस, आयन, सॉल्ट्स एंड गैसेस। अब देखो एनसीईआरटी बोलती है सबका एक अलग फंक्शन है। जैसे फिब्रिनोजन जो होते हैं वो हमारे क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्लोबुलिन्स होता है उनका काम होता है हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, और बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाना। और एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं वो बेटा हमारे ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, टोटल इन और आउट ऑफ दी आयंस का एक फ्लक्स मेंटेन करके रखता है कि कितना आयन, कितना कैटायन, कितना एनायन हमारी बॉडी में होना चाहिए, कितना सॉल्ट हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो सब कौन देखता है? वो सब हमारे एल्ब्यूमिन्स देखते हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट चीजें जो है इसमें आयंस और सॉल्ट तो होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं हमारे, है ना, प्लाज्मा में डिसॉल्व, जो हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में कि भाई CO2 जो होती है वो कैसे प्लाज्मा की फॉर्म में डिसॉल्व होकर जाती है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसॉल्व होकर जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द प्लाज्मा के डिसॉल्व सब्सटेंस। मैंने बोला कि प्लाज्मा प्रोटीन में आता है फिब्रिनोजन जो कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स जो हमारा एंटीबॉडीज बनाता है, और एल्ब्यूमिन जो हमारे ऑस्मोटिक रेगुलेशन और बैलेंस में हेल्प करता है। साथ ही साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब होते हैं इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में, जैसे आयंस में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद गैसेज जैसे CO2, O2 और N2, ये सारी गैसेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा अगर हम, है ना, एक लाइन है कि अगर मैं उससे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं, है ना, अगर मैं उससे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेरम। ठीक है, सेरम का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सेरम, ये फॉर्मूला भी बहुत बार आया है। नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सबसे पहले यानी आरबीसी जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
बायकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम नॉन न्यूक्लिएटेड यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है बेटा कि इनमें जब ये पैदा हुए थे तो न्यूक्लियस था, बट ड्यूरिंग मैच्योरेशन दे लॉस द न्यूक्लियस, है ना। ए न्यूक्लिएट होता है जब न्यूक्लियस कभी हुआ ही नहीं, इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारा स्पेस खाली होता है फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इतने डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है। टोटल काउंट कितना होता है नंबर्स में 5.5 से, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब बोला जाए तो आरबीसी जो होते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहां बनते हैं भाई, रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है 120 डेज होती है। वॉर्न आउट हो जाते हैं आरबीसी तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इनटू दी स्प्लीन, जो कि हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन होता है बेटा जो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, लिवर के साथ काफी रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा फंक्शन क्या होता है भाई, CO2 और O2 ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपनी WBCs और ल्यूकोसाइट्स की। तो WBCs जो होते हैं बेटा वो कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं से, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। काउंट कितना होता है भाई 6000 से 8000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लिम्फ, ग्लैंड्स एंड स्प्लीन, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 1 से, है ना, 2 वीक्स के अराउंड इनकी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है भाई, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो भाई टाइप्स क्या क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं उनमें भी 3 तरह के लोग आते हैं, न्यूट्रोफिल्स जिनका परसेंटेज 60 से 65% होता है, ये मेन सोल्जर हैं, क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो 2 से 3% होते हैं, रेसिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को और एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज करते हैं, ठीक है। और बेसोफिल्स आते हैं जिनका परसेंटेज सबसे कम है 0.5 से 1%। इनका काम होता है कुछ फैक्टर सिक्रीट करना जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को ये कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। तो ये 2 तरह के सेल्स होते हैं भाई, हमने पढ़ा लिम्फोसाइट जिनका परसेंटेज 20 से 25% होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट WBC होते हैं बट लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनके 2 टाइप होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स से कॉज करते हैं और सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। अब इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है, हमने बेटा नीट एक्सप्रेस में 12th क्लास में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने तुम्हें पढ़ाया है, वहां पे मैंने जब तुम्हें इम्यून सिस्टम के बारे में बताया तो वहां इम्यून रिस्पॉन्स की एक कैटेगरी मैंने बताई है, तो वहां पे आपको एक क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट्स की जो 6 से 8% होते हैं, जो लार्जेस्ट WBCs होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फेगोसाइटोसिस में। तो इसका याद करने के एक निमोनिक होता है भाई, इस परसेंटेज को याद करने का एक निमोनिक होता है, ठीक है। कैसे याद करते हैं, देखो ऐसे N, ठीक है, L M, ठीक है, E B, यानी कि देखो नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। N4 यार आपका न्यूट्रोफिल जो कि 60 से 65% था, ठीक है। लिम्फोसाइट जो कि आपका 20 से 25% था। मोनोसाइट जो कि आपका 6 से 8% था। इओसिनोफिल्स जो कि आपका 2 से 3% था, ठीक है। और बेसोफिल जो कि आपका 0.5 से 1% था। तो इस निमोनिक को याद रखेंगे, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, ठीक है। यह आपका एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल भी है, तो आपको याद रहेगा। कल के दिन अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही सटासट याद रहना है निमोनिक, और फटाफट इसको मैच कर देना है, ठीक है। स्टेटमेंट आएगी स्टेटमेंट कर देना, कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की, जो कि कलरलेस होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और सेल्फ फ्रेगमेंट होते हैं। बेसिकली सेल्फ नहीं होते, सेल्फ फ्रेगमेंट होते हैं। किसके होते हैं, किसी एक सेल के, जिसका नाम होता है बेटा मेगा कैरियोसाइट, जो हमारा कहां होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में, है ना। फॉर्म्ड इन मेगा, कहां, रेड बोन मैरो, मेगा कैरियोसाइट में, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है वो 1 वीक तक होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अब हम ब्लड कोएगुलेशन की, जो ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, मैकेनिज्म होता है फॉर हेमोस्टेसिस, ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं वो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके मैं लेके आया हूं, जिससे कि आपको एक क्लियर कट कंसेप्चुअल नॉलेज आ जाए चीजों की। सबसे पहले क्या होता है
कि जो क्लम्प प्लेटलेट और टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो इंजरी की साइट में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, ठीक है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसका सोर्स क्या है, हमारा टिश्यू या फिर हमारी, है ना, जो क्लम्प प्लेटलेट्स है, यानी जब वो इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। तो देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन से हमारा एंजाइम आया थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है प्रोथ्रोम्बिन को, है ना, करता है टू थ्रोम्बिन, यानी कि सिंस ये एक एंजाइम है तो ये किसी, है ना, एक सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ सबस्ट्रेट हमारा हो गया प्रोथ्रोम्बिन और प्रोडक्ट मेरा हो गया थ्रोम्बिन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, Ca2P, यानी कि आपका कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, हमें ये सारी चीजें पता है, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है वो फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन के अंदर। अब देखो होता क्या है, ठीक है, जो फिब्रिन होता है वो ट्रैप करता है एनी डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स को और एक क्लॉट बनाता है जिसे हम कोएगुलम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस को फिर से समझने के लिए तो देखो कैसा होता है, कोई भी सेल था, ठीक है, या कोई भी टिश्यू था, उसमें हुई इंजरी, ठीक है भाई, इंजरी हो गई, इस इंजरी की वजह से इसने रिलीज करा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था, है ना, ये बनाएगा एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब जब ये एंजाइम बन जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज, तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो किसी प्रोसेस को कन्वर्ट कर रहा होगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा, थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन है, ये भी क्या कर रहा होगा, थ्रोम्बिन भी क्या कर रहा होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में सोल्यूबल फिब्रिन होता है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू इनसोल्यूबल, ठीक है, फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर। और यही जो होते हैं ये इनसोल्यूबल फिब्रिन थ्रेड्स जो हैं ये, ठीक है, यही बेटा क्या कॉज करेंगे, कोएगुलेशन, ठीक है। ये फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, या एनसीईआरटी में अपने लिख लेना साइड में, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी के उस कोएगुलेशन वाले का क्रक्स है, ठीक है। तो ये क्रक्स वाली चीज तो भाई एक ही बंदा डिलीवर कर रहा है भाई अभी तक, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसे मिटा देता हूं मैं, आगे बात करते हैं हम अपने ब्लड ग्रुप्स की। तो भाई ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर करे थे बेटा, कार्ल लैंडस्टाइनर ने करे थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलती है हमें, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। साथ साथ आरएच में एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने रिसस मंकी के ऊपर रिसर्च करी थी, तो इसीलिए हमें आरएच ब्लड ग्रुपिंग बताई थी, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, है ना, होता क्या है कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर काम करती है दो सरफेस एंटीजन यानी केमिकल्स, है ना, दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। अभी एंटीजन जो होते हैं प्रिंसिपली प्रोटीन से बने हुए होने चाहिए, ठीक है, जो कि आरबीसीज में होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ए और बी, ठीक है। तो अगर, है ना, प्लाज्मा में एंटीजन है तो उसके एंटीबॉडीज भी होंगी, है ना, तो प्रोटीन जो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, एंटीजन के नाम पे, तो इन्हें हम बोलते हैं एंटी ए और एंटी बी। यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास हमेशा एंटी बी होगा, उसके अगेंस्ट वाला होगा, क्योंकि वो अपने वाले को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लिखा है ना, एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटी ए, ठीक है, एंटीजन बी रिएक्ट्स विद एंटी बी। इफ ब्लड with interactive antigens and antibodies are mixed together, तो होता क्या है, इट कॉज क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन कॉज कर देगा। क्लम्पिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, आरबीसी इकट्ठा होने लग जाएंगे, इकट्ठा होने लग जाएंगे तो क्लॉट भी बन सकता है, ठीक है, इंटरनल क्लॉट, थ्रोम्बिन भी बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सन जो होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, है ना, उनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी, है ना, एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होने की वजह से उनके पास एंटीबॉडीज तो होती हैं लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब भाई उनके एक देखो आप उसकी फिजियोलॉजी समझो, किसी के पास एंटीजन ए है, ठीक है, तो उसके पास एक के अगेंस्ट की एंटीबॉडी होगी, क्योंकि वो ए को तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सेल्फ और सेल्फ को हमेशा हमारी बॉडी क्या करती है, अलाउ कर देती है, ठीक है। नॉन सेल्फ को हमेशा हमारी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करती है, ठीक है। ये हमने ह्यूमन डिजीज में टिश्यू ग्राफ्ट ऑर्गन वाले में भी सीखा था, ठीक है, ऑर्गन ग्राफ्ट और टिश्यू ग्राफ्ट के अंदर। अब ओ वाले के पास सिंस कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस में, अभी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे दिखता है, ठीक है।
लेकिन उसके पास जब नहीं है तो भाई ऑब्वियसली वो दोनों के अगेंस्ट हो गया, तो उसके पास मतलब कोई भी अगर ब्लड ग्रुप जाए यानी कि उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगे, एंटी ए भी होगा एंटी बी भी होगा। वेयरएज अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी वाले के पास बेटा दोनों एंटीजन होते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो इसकी बॉडी दोनों को एक्सेप्ट कर सकती है, तो एंटीबॉडी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गए और ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, उसके एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी है एंटीजन नहीं है, तो जैसे ही वो ब्लड में जाएगा वैसे ही, ठीक है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं था। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस वाली टेबल को देखो। उससे पहले चलो मैं तुम्हें एक आरबीसी का डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, रेड कलर से बनाते हैं। देखो ये मेरी आरबीसी है, ठीक है। अब अगर ये आरबीसी ए वाली है तो इसके सरफेस पे ये ऐसे एक एंटीजन होगा जो कि ए होगा, ठीक है। अगर ये आरबीसी सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वाली है, सिर्फ कौन सी वाली है? बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो इसमें क्या होगा कि इसके सरफेस में एक एंटीजन होगा ऐसा जो बी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। बट अगर ये आरबीसी बेटा मेरी दोनों वाली है, यानी कि उसमें ए और बी दोनों है, ठीक है, तो ए बी आरबीसी ए बी ब्लड ग्रुप मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। बट जब मैं बात करूंगा कि एक ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी मुझे कैसी दिखेगी, तो ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी मुझे ऐसी दिखेगी जिसमें कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, फॉर योर कंसर्न कि ये है मेरा ए बी ब्लड ग्रुप और ये है मेरा ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी, कुछ इस तरह से दिखेगी। प्लाज्मा में अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा में जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके पास है ना दोनों एंटीबॉडीज होंगी, यानी कि ये एंटी ए भी होगी और इसके पास एंटी बी भी होगी। तो ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में, यानी कि ये प्लाज्मा में होगी, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होगी, वेयर एज इसके प्लाज्मा में है ना नो एंटीबॉडीज। तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने, ठीक है, ब्लड ग्रुप में डोनेशन वाली कहानी को, जो एनसीईआरटी एक टेबल देती है। तो देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है बेटा, है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा? ए ही होगा भाई ऑब्वियसली, है ना। तो उसके पास एंटी बी होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में? एंटी बी होगी, और वो डोनेट कर सकता है सिर्फ किसको? ए को और ए बी को, और एक्सेप्ट कर सकता है नहीं रिसीव कर सकता है सिर्फ ए और ओ से, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी। फिर उसके बाद अगर बी की बात करें तो उसके सर्फेस में बी एंटीजन होगा, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए, ठीक है। किसको डोनेट कर सकता है? बी एंड ए बी को, और बेटा ले किससे सकता है? बी एंड ओ से सिर्फ, ठीक है। ए बी वाले की कहानी देखेंगे तो ए बी वाले के पास दोनों सरफेस एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी नील होगी, ठीक है। किससे रिसीव कर सकता है? ठीक है, सबसे रिसीव कर सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है? बस, है ना, देखो रिसीव सबसे कर सकता है, डोनेट किसे कर सकता है? सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। वेयर एज हम ओ की बात करें तो ओ के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी और कोई भी एंटीजन नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। दोनों एंटीबॉडीज ब्लड में होगी, प्लाज्मा में। किसको दे सकता है? सबको दे सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ किससे कर सकता है? ओ से कर सकता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं बेटा जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा एक यूनिवर्सल डोनर होता है। वेयर एज हम बात करते हैं अगर ए बी की तो वह यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। इन्हीं के साथ दूसरा ब्लड ग्रुप चलता है, वो होता है आरएच फैक्टर, ठीक है। अब देखो आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग कैसे काम करती है। ये एक अलग से नया एंटीजन होता है जो आरबीसी में मिलता है, ठीक है। आरएच पॉजिटिव अगर कोई है यानी कि उसके पास ये आरएच फैक्टर है, और अगर आरएच कोई नेगेटिव है तो उसके पास वो फैक्टर नहीं है। और हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80%, 83% भी प्रिसाइज डेटा है, 80% के अराउंड लोगों के पास पॉजिटिव है, तो वो सारे लोग आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। अब होता क्या है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी में मतलब नेचुरली नहीं फाउंड होती है, ठीक है। सो आरएच नेगेटिव पर्सन जो होता है, जैसे वो आरएच पॉजिटिव ब्लड बनाता है, यानी उसे जैसे ही आरएच पॉजिटिव ब्लड मिलेगा तो उसकी बॉडी की इम्यून रिस्पांस कॉज करेगी और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेगी, यानी कि नेचुरली हमारे पास नहीं है आरएच एंटीबॉडीज। लेकिन जैसे ही मैं करूंगा, यानी कि अगर मैं किसी नेगेटिव वाले बंदे को पॉजिटिव एंटीजन चढ़ा दूंगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी?
क्योंकि सरफेस एंटीजन तो पॉजिटिव के पास ही था, है ना, तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी। अब जब एंटीबॉडीज बना लेगी तो अब उसके बाद अगर मैं फिर से उसे कभी, है ना, RH नेगेटिव ब्लड चढ़ा दूंगा, ठीक है, RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दूंगा, तो बेटा उसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी निकाल देगी, ठीक है। तो लिखा है ना, ए सेकंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड कॉज एग्लूटिनेशन, ठीक है, जिसलिए RH ग्रुप शुड बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब देखो RH ग्रुप में अगर हम बात करें, RH ग्रुपिंग में कैसे करते हैं हम, कि अगर ये RH होता, ठीक है, तो RH में देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, इसी RBC में इसे हम मिटा देते हैं। RH को हम अलग कलर से दिखाते हैं। देखो RH जो होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं एक होगा। तो अगर इस RBC के ऊपर, ठीक है, ये लगा हुआ है या इसके ऊपर ये लगा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये ग्रुप क्या हो गया, ये AB पॉजिटिव हो गया और ये O पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यानी कि जिसके पास पॉजिटिव है ऑलरेडी, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी होगी नहीं, क्योंकि उसके पास सरफेस एंटीजन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये O नेगेटिव बनाना है मुझे, ठीक है, तो O नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये हट गया तो मेरा ब्लड कौन सा बन गया, O नेगेटिव बन गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस नेगेटिव वाले के अंदर, है ना, गलती से O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डाल दूं, अब मैं इसे अगर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दूं, जैसे कि मैं यहां से हटा देता हूं इसे, इन दोनों एंटीजन्स को मैं हटा देता हूं, ठीक है, और मैंने इसे दे दिया, ये था मेरा O पॉजिटिव। जैसे ही मैंने इसे दे दिया तो इसकी बॉडी देखेगी कि भाई ये कुछ नया ब्लड मेरे पास आया, जिसके पास, है ना, है तो ये O, लेकिन इसके पास एक ये भाई नया खेला क्या है, ठीक है। तो वो इसके अगेंस्ट, है ना, एंटीबॉडीज आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ टाइम बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम ये एंटीबॉडीज की सिक्रीशन शुरू कर देगी, और एंटीबॉडीज की सिक्रीशन शुरू कर दी तो इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर, ठीक है, रिसेप्टर के पास जाएंगी, बाइंड करेंगे और एग्लूटिनेशन कॉज कर देंगी फॉर द सेकंड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आपका RH सिस्टम भी, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने, ठीक है, नेक्स्ट टास्क के ऊपर। जो इसका क्लासिकल एग्जांपल है वह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिसिस। और मैंने इतनी कहानी इसलिए समझाई जिससे कि तुम्हें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिसिस समझ में आ जाए, ठीक है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिसिस के अंदर क्या होता है, इसे फीटलिसिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना, कि इसमें क्या होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो RH नेगेटिव ब्लड जो मदर होती है और RH पॉजिटिव ब्लड जो फादर या फीटस होता है, ठीक है, उससे इनकम्पैटिबिलिटी मैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब RH एंटीजन, ठीक है, मिक्स नहीं हुए, ठीक है, मैटरनल ब्लड के फर्स्ट प्रेगनेंसी में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती खास, ठीक है। यानी कि देखो जो मेरा फीटस है ना, वो RH पॉजिटिव है, जो मेरी मदर है वो RH नेगेटिव है। तो जब हमारी प्लेसेंटा बनती है तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी डिलीवरी हो रही होती है, पार्चुरेशन होता है, तो प्लेसेंटा डिस्टर्ब करी जाती है, डिस्टर्ब करी जाती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मैटरनल ब्लड और कुछ अमाउंट ऑफ जो फिटरनल ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। उस केस में अब देखो मदर तो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, फीटस छोटा ऑर्गेनिज्म है, फीटस तो हमने वैसे ही बाहर निकाल लिया, और हमने बाहर निकालने के बाद, है ना, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह थी वो भी काट दी, ठीक है, तो वो उससे इतना उसको इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मदर के अंदर वो RH पॉजिटिव वाली क्या गई, RBCs गई, उसने देखा, उसके मदर ने ब्लड ने देखा कि भाई ये कोई नई RBCs आ गई, ठीक है तो ये मान लो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था मदर का, फीटस का, और मदर का A नेगेटिव था, कि ए वाला ही बोल रहा है कि भाई कुछ नया तो आ गया है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने लग जाएगा कि इन फ्यूचर, क्योंकि हमारी बॉडी तो अपने लिए डिफेंस निकाल के रखेगी ना, जैसी सक्सेसिव प्रेगनेंसी होगी बेटा, जैसी सक्सेसिव प्रेगनेंसी में सेम केस होगा, वैसे ही अब जैसी प्लेसेंटा टूटेगी उसकी मैटरनल ब्लड के साथ साथ कुछ एंटीबॉडीज घुस जाएंगी फीटस के अंदर और फीटस में क्लंपिंग कॉज कर देंगी, यानी सक्सेसिव डिलीवरीज के अंदर, है ना। तो लिखा है ना, फर्स्ट डिलीवरी में तो मैटरनल ब्लड इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन जैसे ही सेकेंड डिलीवरी आई, जैसी सेकेंडरी डिलीवरी आई, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुई, RH एंटीबॉडीज मदर के अंदर लीक हो गई और RH पॉजिटिव फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस is fatal to the fetus or cause severe anemia and jaundice to the baby,
ठीक है, इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ठीक है, ब्लास्ट हो गई, टूट गई, ठीक है, किसके अंदर, फीटल के अंदर, फीटस के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन का क्लासिकल केस एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको दो बातें याद रखनी है, फीटस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, मदर मेरी नेगेटिव होनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। पापा से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन का फ्रेम आ जाए कि फादर आरएच पॉजिटिव था, बच्चा आरएच पॉजिटिव था, बताओ क्या होगा, तो उसमें नॉट डिफाइंड आंसर है, क्योंकि हमें भाई मदर ही नहीं पता ना, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम इसे बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एंटी आरएच एंटीबॉडीज को, है ना, मदर के अंदर इमीडिएटली, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंजेक्ट कर देते हैं, या सेकंड सक्सेसिव डिलीवरी में, ठीक, कुछ टाइम पहले इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज होने के बाद, है ना, डिलीवरी में कुछ ज्यादा हार्म कॉज नहीं करती हैं। तो हमें यहाँ पे, ठीक है, काफी ज्यादा सोच के स्टेप लेना पड़ता है। बात करते हैं अब, देखो इस डायग्राम में देखो दिखा हुआ है ना, तो वही चीज है जो मैंने समझाया कि भाई आरएच पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी, ठीक है, आज नेगेटिव ब्लड सेल है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है, दैट इज अवर ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमें पता है कि भाई तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले आर्टरीज, फिर आती है वेन्स, और फिर सबसे लास्ट में कैपिलरीज। अब आर्टरी और वेन का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आर्टरीज देखेंगे, तो भाई देखो कोई आर्टरी कैसी दिखती है, ठीक है, किसी आर्टरी के अंदर बेसिकली 3 लेयर होती हैं, ठीक है, किसी वेन के अंदर भी बेसिकली 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो आपकी एक स्क्वामस की आउटर लेयर होती है, स्क्वामस एपिथेलिया की, जिसे हम, ठीक है, एंडोथेलियम भी बोलते हैं। फिर एक आती है मिडिल लेयर जो कि मस्कुलर होती है, ठीक है, और फिर आती है एक इलास्टिक लेयर, ठीक है, और फिर आती है एक इनर लेयर जो कि स्क्वामस से बनी हुई होती है। तो बेसिकली जो मिडिल लेयर है उसके बेसिस पे देखा जाता है। तो देखो ध्यान से, है ना, आर्टरी करती क्या है, ब्लड को कैरी करती है हार्ट से अदर टिश्यूज में, ठीक है, कंटेन करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टरी 3 लेयर्ड होती है, हमने पढ़ा। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा जो कि स्क्वामस एंडोथेलियम से बनती है, ठीक है। मिडिल वाली ट्यूनिका मीडिया जिसको हम स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बोलते हैं, और सबसे आउटर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन होता है बेटा वो बहुत नैरो होता है एज कंपेयर टू अ वेन, ठीक है। अब वेन की बात करते हैं, तो वेन के अंदर देखोगे तो वेन में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, लेयर 3 दिखेंगी, साथ में तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज योर वेल्व। तो वेन्स के अंदर स्पेशल यूनिडायरेक्शनल वेल्व होती हैं, ठीक है, जो वन डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसीलिए यहाँ वेल्व की जरूरत होती है, और ये थोड़ा लार्ज भी होती है साइज में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वेन्स क्या होती हैं, वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिर्फ एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। स्मॉलर ब्रांचेस को हम वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वेन्स जो होती है उनके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बट जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, है ना, वो इसमें थिन होती है एज कंपेयर टू, है ना, आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद वेन्स जो होती हैं वो, है ना, वन वे वेल्व होती हैं उनमें, जो उसमें बैकवर्ड ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, जिससे कि ब्लड को प्रमोट कराता है टुवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा वेन और आर्टरी में अगर डिफरेंस करना चाहें तो अगर मैं देखूं तो आर्टरी का लूमन अगर मैं देखूं तो एक लेयर, ठीक है, और इसका लूमन कुछ इस तरीके से शॉर्ट, बाकी बीच में, ठीक है, जो इसकी लेयर होगी ट्यूनिका मीडिया वो बहुत ज्यादा थिक होगी एज कंपेयर टू वेन। अगर वेन देखें तो वेन में जो लूमेन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस ट्यूनिका मीडिया इसमें थोड़ी सी थिन होगी, ठीक है। साथ ही साथ वेन के लूमेन में मुझे देखने को मिलेगा ऐसे यूनिडायरेक्शनल वेल जो मुझे आर्टरी में दिखेगा। आर्टरी में लूमेन छोटा है, साथ में ये जो इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया ये थिक है, ठीक है। इसमें हेल्प क्या होती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर जनरेट करने में हेल्प होता है, इसीलिए आर्टरीज के अंदर एवरेज जो ब्लड का प्रेशर होता है, फ्लूइड का प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वेन्स, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर नहीं है, वेन में वॉल भी थोड़ी सी थिन है, तो इसलिए वेल्व होती है जो इसको क्या करती है, ब्लड को बैक फ्लो में प्रिवेंट करती है। लेकिन आर्टरी में कोई वेल्व नहीं होती, बट वो इतनी प्रेशर जाता है कि वो बैक फ्लो ही नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारा लास्ट में, वो आता है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कुछ इस तरीके से देखो, एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखोगे तो यहाँ लूमेन उन्होंने दिखा रखा है कि ये लूमेन बड़ा है तो ये वेन है, और आर्टरी है तो लूमेन छोटा है, ठीक है। कैपिलरी में सिंगल लेयर कैपिलरी होती है, ठीक है, लिखा है कि टिश्यूज आर्टेरियोल्स को डिवाइड करती है, थिन वॉल्ड और सिंगल लेयर वेसल्स बनती हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। और उसके बाद, है ना, दे यूनाइट इनटू वेन्यूल्स। बेसिकली क्या होता है कि कोई आर्टरी, है ना, ये आर्टरी यहाँ पे फाइन 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 ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी,
फिर ये बनाएगी कैपिलरी बेड, और फिर ये फाइन 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 ब्रांचेस जो होंगी बेटा ये कन्वर्ट हो जाएंगी और बना लेगी, ठीक है, कोई वेन, ठीक है। कुछ इस तरह से कैपिलरीज का फंक्शन होता है। सिंगल लेयर्ड होती हैं, स्क्वामस एपिथेलियम से बनती हैं और बेसिकली टिश्यूज में एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट अब शुरू हुआ है। सबसे पहले हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड ऑर्गन होता है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू है और सबको पता है मस्कुलर मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। लोकेट कहाँ होता है बेटा? मीडियस्टिनम में। मीडियस्टिनम एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे दो लंग्स के बीच में एक स्पेशल, ठीक है, स्पेस होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है डबल लेयर्ड, है ना, पेरिकार्डियम से। फिर उसके बाद जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें एक स्पेशल फ्लूइड होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड जो होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है हमारे हार्ट वॉल और सराउंडिंग टिश्यूज से, यानी लंग्स से, ठीक है। जैसे लंग्स में हमने पढ़ा था प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ऐसी यहाँ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है भाई, उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, 2 अपर आर्टरिया, ठीक है, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स, ठीक है। आर्टरिया को मोरिकल्स भी कहते हैं। अब जो वॉल होती है यानी कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है, वो वेंट्रिकल में ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू आर्टरिया, ठीक है, वो हम सीखेंगे कैसे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्टरिया होती है वो सेपरेट होती हैं बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम से, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। साथ ही साथ जो आर्टरी और वेंट्रिकल होते हैं ना, उनके बीच में एक थिक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जिसकी ओपनिंग होती है, इनको हम वेल्व्स कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ट्राइकस्पिड वेल्व होती है जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, वो हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में होती है, जो राइट एट्रियम की ओपनिंग राइट वेंट्रिकल को, है ना, अलाउ करती है। ऐसी हमारी बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व होती है जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होती है, जो लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में करवाती है। साथ ही साथ ये जो वेल्व होती है ये फ्लो ऑफ ब्लड को भी रेगुलेट करती है इन वन डायरेक्शन, यानी कि फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, है ना, वो पुल्मोनरी आर्टरी और रिस्पेक्टिव एओर्टा में होती है, जो कि ऑल्सो प्रोवाइड कराई जाती हैं विद द सेमिल्यूनर वेल्व्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि जितनी भी ओपनिंग्स हैं सब गार्डेड है। सबसे पहली ओपनिंग जो है वो हमारी है राइट एट्रिया की राइट वेंट्रिकल में जिसमें ट्राइकस्पिड वेल्व है, लेफ्ट एट्रिया की लेफ्ट वेंट्रिकल में जिसमें बाइकस्पिड वेल्व है। और बेटा जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इन दोनों की भी ओपनिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है इनटू एओर्टा और राइट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इनमें भी सेमिलुनर वेल्व है, ठीक है। अब ये क्या करती है सेमिलुनर वेल्व? ये प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ दी ब्लड को। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है थोड़ा सा अलग है, ठीक है ही, बस थोड़ा सा ज्यादा एलोबोरेटेड है, ठीक है। ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इससे जो ओपनिंग जा रही है ये सेमिलुनर वेल्व है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो जा रही है एओर्टा, ठीक है, ये जा रही है एओर्टा और ये जा रही है टुवर्ड्स दी, अच्छा ये जा रही है पल्मोनरी आर्टरी और ये पीछे से जा रही है तुम्हारी एओर्टा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये ओपनिंग गार्डेड है सेमिलुनर वेल्व से। इस तरफ जो वेल्व है, ठीक है, उनको देखोगे तो यहाँ दिख रही होगी ये ऐसे ट्राइकस्पिड वेल्व है और ये यहाँ पे ऐसे बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व भी आई होप सबको विजिबल होगी, ठीक है। अब साथ में देखो इस हार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा कि कंडक्टिंग सिस्टम भी होगा। तो राइट एट्रिया में देखो क्या ओपन होती है, वेना केवा, है ना। वेना केवा की 2 ब्रांचेस होती है बेटा, एक सुपीरियर वेना केवा होती है और एक इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक है। ये दोनों ओपन होती है इनटू दी योर राइट एट्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लड होता है वो राइट एट्रिया से बेटा फ्लो करता है टू दी राइट वेंट्रिकल। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वेल्व क्लोज होने लगती है और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड जाता है बेटा टू डी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, और ये यहाँ से जाएगा टू दी लंग्स, ठीक है। वेयरएज अगर हम बात करें तुम्हारे लेफ्ट साइड के सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे जो पुल्मोनरी वेन होती हैं जो लंग्स से ब्लड लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ठीक है, वो आती हैं, वो ओपन होती है और ये ब्लड जाता है बेटा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है सीधे एओर्टा में और एओर्टा से सीधे जाता है टू दी बॉडी, है ना, टू दी बॉडी, ठीक है। और बॉडी में जाते ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा हार्ट का डायग्राम चलेगा। तो अगर देखो हमें कुछ एक बॉक्स वाला डायग्राम होता है जो बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। बॉक्स यहाँ पे बनेगा नहीं तो बनेगा मतलब कि थोड़ा सा इरेगुलर ही होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बॉक्स वाला ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि एक बॉक्स है, इसमें
ठीक है, विंडो भी कहते हैं लोग, कई बार इसे बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा है, सपोज कर लो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझो, इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा राइट एट्रिया या राइट ऑरिकल, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, ऐसे मेरा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो जो राइट ऑरिकल होगा उसमें ब्लू कलर की, है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आने वाली सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ओपन होंगी, ठीक है। ये लेके आएंगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि बेटा हमारा ब्लू कलर का होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्लू कलर का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वेल्व होंगी, है ना, ट्राइकस्पिड वेल्व जो होंगी, जो इसे गार्ड कर रही है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व से ही जो ब्लड होगा ये मेरा राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल हो जाएगा तो ये वेल्व क्लोज हो जाएंगी, तो एक दूसरा रास्ता होगा, तो मैं उस रास्ते को यहां से बना रहा हूं, ठीक है, जो कि हमारा जाएगा, है ना, पल्मोनरी, ठीक है, आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी जो होगी इस ब्लड को कैरी करेगी टू दी लंग्स, ठीक है, टू दी लंग्स। और ठीक है, इस तरफ का अगर हम देखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड तो चीजें थोड़ी सी अलग होंगी, है ना। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ओपन होंगी, ठीक है, वो ब्लड लेके आएंगी, ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी मेरी बस बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। अब ये जो बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है, इनसे ब्लड नीचे आएगा और ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा, ठीक है, वो जाएगा बाहर टू दी एओर्टा और एओर्टा से जाएगा टू दी बॉडी, ठीक है। अब इसी बीच में, ठीक है, जो हमारी सेमिल्यूनर वेल्व होंगी, ठीक है, वो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि सेमिल्यूनर वेल्व जो होंगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जिससे कि जो ब्लड है, यानी कि जब ब्लड पंप होएगा, है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो वो, है ना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करेगा, क्योंकि प्रेशर सिस्टम जनरेट होगा, एक जगह हाई प्रेशर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा, तो ऑब्वियसली फ्लूइड की टेंडेंसी होती है कि अपने हाई से लो की तरफ फ्लो करे, उसे बचाने के लिए ये वेल्व क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड वापस से इन वेंट्रिकल्स में रिटर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक बॉक्स, ह्यूमन हार्ट का बॉक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसे, है ना, कुछ लोग इसे विंडो फैसेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने उसको बहुत सिंपलीफाइड तरीके में समझा दिया, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सी ओपनिंग क्या गार्ड करती है साथ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखो कि जो हार्ट है उसमें ये क्या कंडक्टिंग सिस्टम है जो ये सारा काम करवा रहा है। सबसे पहला होता है कि हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक है, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज जो है उसकी ऑटो रेगुलेटेड होती है, यानी कि उसको हमें कोई अलग से, है ना, न्यूरल सिग्नल नहीं देने पड़ते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वो नोडल टिश्यू होता है जो कि स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर है, जो कि हार्ट में ही मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये जो नोडल टिश्यू होता है ना, इसमें क्या क्या होता है भाई, सबसे पहले होता है ऐसे नोड, साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। तो साइनो आर्टरियल नोड या साइनो आर्टरियल नोड जो होती है वो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, बहुत जरूरी, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड, ठीक है, जो हमारी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, तो दो नोड्स तो हमारे राइट एट्रिया में ही है, ठीक है, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा तीसरी सिस्टम होती है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में एवी बंडल, ठीक है, कहते हैं, जो कि हमारा, है ना, कंटिन्यू होता है एवी नोड से और पास करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में, एमर्ज करता है टॉप में और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के अंदर जाता है और वहां पे राइट और लेफ्ट बंडल की ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस होती हैं ये माइन्यूट फाइबर्स को, है ना, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में डालती हैं, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। अभी जो नोडल टिश्यू होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम इसे ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, मतलब इसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे नोड जो होती है इनिशिएट करती है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करती है, ठीक है, कितने पे, 70 से 75 पोटेंशियल्स पर मिनट, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है, वो आएगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो डायग्राम है हार्ट का उसमें इनको भी समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्लियर कर देते हैं अपनी सारी इंक। अब देखो यहाँ पे ऐसे नोड को देखो, ठीक है, मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया इज दिस एंड लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया इज दिस, ठीक है। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में दिख रहा है ऐसे नोड, ठीक है, और
लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में दिख रहा है एवी नोड। एवी नोड जो होता है वो एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास है, ठीक है। यहाँ से ये एमर्ज होता है और डिवाइड करता है दो डिफरेंट ब्रांचेस में, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। ये जो बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, ये अपनी अपनी मस्कुलेचर में रन करता है और फिर उसके बाद फाइन ब्रांचेस देता है जिन्हें हम बोलते हैं बेटा परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं परकिंजी फाइबर्स नहीं लिखे हुए इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। साथ में एक ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डे टेनिडिए, ठीक है। तो कॉर्डे टेंडिनेई जो होते हैं, ठीक है, ये स्पेशली है ना पैपिलरी मसल्स होती है, पैल्प मसल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे ये बाइंडेड होते हैं और ये वेल्व को है ना, ये फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो इन वेल्व को रेगुलेट करते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैपिलरी मसल्स होती हैं या पैल्प्स होते हैं, मस्कुलर पैल्प्स होते हैं, ठीक है, इनको ये है ना फाइबर्स कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, सम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद अगर कई बार क्वेश्चन आया कि इनमें अगर कोई दिक्कत हो जाए, है ना, अगर कॉर्डेट जो टेंडिने है वो डैमेज हो जाए किसी भी रीजन से, तो क्या होता है बेटा, हमारा जो वेल्स होती है वो अच्छे से ओपन और क्लोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड एट्रिया में भी जा सकता है या ऑरिकल में भी वापस से पंप बैक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब सीधे हम आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कार्डियक साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल को समझेंगे ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 55% हो चुका है, ये 45% कार्डियक साइकिल से बच रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग कार्डियक साइकिल शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट है इस पूरे लेक्चर में। कार्डियक साइकिल बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को आई होप समझा दिया है, ठीक है, वो बॉक्स वाला भी हमने करा था। अब बेटा कार्डियक साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन देखो, है ना। कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, अकरिंग ड्यूरिंग, है ना, वन कंप्लीट हार्ट बीट। अब इसमें होता क्या है, इसमें कंट्रैक्शन के इवेंट होते हैं और बेटा किसके होते हैं, रिलैक्सेशन के इवेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हार्ट के आर्टरी और वेंट्रिकल्स में होते हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पूरी कहानी है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल के अंदर है ना तीन बेसिक है ना इवेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक डायस्टोल है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एक ऐसा फेज होगा ना बेटा जिसमें हमारे आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों है ना रिलैक्स स्टेट में देखेंगे हमें, ठीक है। और जो कि हमारी कंप्लीट होती है बेटा कितने में, 0.8 सेकेंड्स में, यानी एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हमारा कितना है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें फेजेस जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले वही डायस्टोल वाला फेज जिसमें हम रिलैक्सेशन, हम लोग कहानी सबसे पहले रिलैक्सेशन से पढ़ेंगे कि सब कुछ रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना हमें पता है कि ये पीरियड है जिसमें हार्ट की मसल सारे रिलैक्स हैं, सारे चेंबर्स जो है अच्छे से ओपन है और इसमें ब्लड फिल हो रहा है, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सिस्टोल के बारे में पढ़ेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसमें जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड को पंप करेगी वेंट्रिकल से, किसके अंदर बेटा, आर्टरीज के अंदर। वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा आर्टरीज में जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेटा ये काम चलने वाला है। अब इवेंट्स की बात करें तो मैंने कहा था हम जॉइंट डायस्टोल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जॉइंट डायस्टोल होगा जिसका ड्यूरेशन 0.4 सेकंड ऑफ द कार्डियक साइकिल है, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है, इसमें हमारे दोनों के दोनों चेम्बर है ना, दोनों के दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल है ना, यानी टोटल 4 चेंबर जो है सारे के सारे रिलैक्स स्टेट में होंगे। इस केस में यहाँ पे देखो ट्रैक स्पीड और बैक स्पीड वाल्व जो होगी वो ओपन होगी, ठीक है। ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन से, वेना केवा से है ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में बहुत आराम से है ना एट्रिया के थ्रू आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। एक मैं तुम्हें ना डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, इसका बहुत सुंदर डायग्राम बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो सेमिलिनर वेल होती हैं वो इस स्टेज पे क्लोज होती हैं, ठीक है। 70% ऑफ वेंट्रिकल जो होते हैं वो जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेज में ही फिल हो जाते हैं। ये बात सबको नोट डाउन करनी है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है मेरा बेटा, वो होता है एट्रियल सिस्टोल या फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, जो कि सिर्फ 0.1 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है, एसए नोड अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्टरियां हैं दोनों राइट और लेफ्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियल सिस्टोल कहलाएगा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो भाई क्या होगा, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। कितना, जो रेस्ट 30% था, 70% तो पैसिव फीलिंग हो गई, 30% एक्टिव फीलिंग बोलते हैं हम, ठीक है। इसे जब आप बेटा आगे जाके मेडिकल में जाओगे और आप कार्डियक साइकिल पढ़ोगे, वहां कुछ अलग टाइप ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ोगे, है ना, क्योंकि वहां तो बेटा बहुत अच्छे से होंगे इवेंट्स यही वाले, बस उसमें कुछ कुछ सब पार्ट्स होंगे जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है आपको, है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, जो बेटा 0.3 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट होगा,
ठीक है, किस तरफ, एसए नोड से एवी नोड और एवी नोड से एवी बंडल की तरफ, ठीक है, वो बंडल ऑफ हिस से ट्रांसमिट होगा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, और जब ट्रांसमिट होगा तो वेंट्रिकल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एट्रिया होते हैं वो डायस्टोल में जा रहे होते हैं, यानी कि एट्रिया अभी रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करने के, ठीक है, पॉइंट पे है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ना, वो वेंट्रिकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से, है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया प्रिवेंट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज बेटा, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में फॉर द ऑक्सीजनेशन, एंड ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटर करता है एओर्टा में, ठीक है, फॉर द सर्कुलेशन टू बी कैरिड टू द बॉडी वाया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में काम होने वाला है, ठीक है। तो अब जो है हमारा, है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाला इवेंट आएगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ना वेंट्रिकल जो होंगे वो प्रेशर कम होगा क्योंकि ब्लड तो चले गया सारा, तो वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। साथ ही साथ सेमिल्यूनर वेल्व भी क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल प्रिवेंट होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वापस से ओपन हेल्ड हो जाएंगे, जिससे कि एट्रिया में प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और वेंट्रिकल और एट्रिया अगेन जॉइंट डायस्टोल की स्टेट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब एक जो मैं डायग्राम आप लोगों को बोल रहा था, उस डायग्राम को मैं बनाता हूं, ठीक है। तो हम बेसिकली ना बहुत इजी डायग्राम में तुम्हें समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारा जो हार्ट है वो जॉइंट डायस्टोल पे है, तो चारों चेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो मेरे रिलैक्स स्टेट पे है, ठीक है, चारों चेंबर रिलैक्स स्टेट पे है, तो ये मेरा जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा, है ना, ब्लू कलर का ब्लड आ रहा है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, वो इसमें आता रहेगा, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से, है ना, जो मेरा रेड कलर का ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो यहाँ पे एंट्री लेता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यही ब्लड आगे भी कैरी होता जाएगा, वेंट्रिकल्स में भी फिल होता जाएगा, ठीक है, और कितना 70% ऑफ पैसिव फिलिंग वेंट्रिकल्स में भी हो जाएगी, और यहाँ पे भी ये 70% ऑफ पैसिव फिलिंग, है ना, राइट और लेफ्ट दोनों में हो जाएगी। ये जॉइंट डायस्टोल की बात है। अब होगा क्या, अब हार्ट सबसे पहला, है ना, जो एसए नोड था मेरा, येलो कलर से हम एसए नोड दिखा रहे हैं, जो मेरा अपर राइट, है ना, कॉर्नर राइट एट्रिया में था, वो एक इंपल्स जनरेट करेगा, और वो इंपल्स, ठीक है, फैलेगी यहाँ पे कहीं मेरा राइट एट्रिया में ही लोअर कॉर्नर में, है ना, लोअर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होगा एवी नोड, ठीक है, और यहीं से ये ऐसे बंडल ऑफ हिस होगा जो ऐसे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, जैसे ये सिग्नल आएगा, है ना, सिग्नल आएगा तो मेरा, है ना, क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होएगा, यानी एट्रिया मेरे दोनों, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने की स्टेट पे आएंगे, जिसकी वजह से मेरा हार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और, है ना, जो ब्लड था वो जो यहाँ भरा हुआ था ब्लड, है ना, वो ब्लड, है ना, जो यहाँ पे थोड़ा सा था वो यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो वो रेड कलर का ब्लड था जो थोड़ा सा था वो मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से, है ना, क्या होगा बेटा, हमें पता है वो जो 30% जो बच गया था ब्लड, है ना, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ एसए नोड के जो सिग्नल है, ठीक है, वो एवी बंडल की तरफ पहुंचेंगे, एवी नोड की तरफ पहुंचेंगे, और वो वहां से ट्रांसमिट हो जाएंगे परकिंजी फाइबर की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या, अब ध्यान से देखो थर्ड स्टेप में, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो मेरे वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मेरे जो ऑरिकल है वो थोड़े थोड़े रिलैक्स होने लगेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे वेंट्रिकल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में दिखेंगे मुझे, ठीक है, और यहाँ पे अभी जो मेरे ऑरिकल है वो रिलैक्स होना शुरू हुए, ठीक है, शुरू होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा सेकंड स्टेप जो था मेरा, है ना, दिस इज नोन एज योर एटीरियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकंड का था। जॉइंट डायस्टोल की टाइमिंग हमें पता है 0.4 सेकंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि अब हो रहा है, तो इस केस में अब मैं यहाँ पे देखो डार्क ग्रीन कलर से ना वेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अभी ओपन है, ये क्या है, ओपन ओपन ओपन, ठीक है, ये अभी भी ओपन है, हेल्ड ओपन, ठीक है, लेकिन अब ये वेल्व्स क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है, ये वेल्व्स कौन सी वाली, हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो चुकी है। अब होगा क्या, जो यहाँ पे मेरा ब्लड आ चुका है बेटा, है ना, जो यहाँ पे पूरे वेंट्रिकल्स मेरे फिल हो चुके हैं, है ना, वो वेंट्रिकल्स अब इस ब्लड को पंप करेंगे, क्योंकि ये, है ना, तो पंप जब करेंगे तो यहां से होगा क्या कि इधर से कहीं पीछे से एओर्टा में ब्लड जाएगा, ठीक है, और बेटा यहां से कहीं, है ना, सामने से पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा, जो कि दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, और पीछे से जो मेरी वेल्व है वो है मेरी सेमिल्यूनर वेल्व, जो हेल्ड ओपन होंगी, ठीक है, और उसके बाद सेमिल्यूनर वेल्व जो होंगी वो भी क्लोज होने लगेंगी, और, है ना, मेरा एट्रियल सिस्टोल जो था वो
सॉरी एट्रियल डायस्टोल जो था वो ऑलमोस्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, कुछ 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 पोर्शन रह गया होगा, ठीक है। और साथ में मेरे वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना शुरू होंगे, ठीक है, जो कि मेरा इवेंट होगा, ठीक है। ये था मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का था बेटा। अब मेरा आ गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.5 सेकंड का था, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि मेरा 0.5 सेकंड का था, ठीक है। उसके बाद वापस से नॉर्मल कंडीशन, यहां पे जो ब्लड था, ठीक है, वो अब है ना वापस से वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जा रहा है, ठीक है, बॉडी में जा चुका और यहाँ पे वापस से पैसिव फिलिंग शुरू हो गई है। सेम केस स्टार्टेड हेयर ऑल्सो, ठीक है, पैसिव फिलिंग धीरे धीरे शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत ही मतलब बेसिक सा डायग्राम तुम लोगों को समझाया है, इसके बाद और भी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे आर्ट और आर्टिस्ट करके, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने, है ना, कार्डियक साइकिल के ऊपर, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं इसे पूरा। अब 1 हार्ट बीट को मैंने बोला था 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है मेरी 70 से 75, है ना, टाइम्स पर मिनट होती है, एवरेज 72 मिनट्स, ठीक है। इसमें होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, वो वॉल्यूम होता है जो भाई मेरे वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल पंप करेंगे टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन या टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑलमोस्ट 70 ml के अराउंड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम निकाल पाते हैं कार्डियक आउटपुट। ये वो आउटपुट होता है ना, जो मेरा एक कार्डियक साइकिल में, है ना, टोटल पर मिनट में, ठीक है, करने के बाद निकल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर मैं बोलूं कि कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट, तो भी ये कोई गलत बात नहीं है। और हमें पता है कि भाई जो एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml है और एवरेज बीट्स पर मिनट 72 है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा ये आता है 5040, ठीक है, ml पर मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट नियरली 5 लीटर ऑफ दी ब्लड हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल में, है ना, 1 मिनट में कंप्लीटली पंप करता है। ठीक है। अब क्या ये स्ट्रोक वॉल्यूम मैं चेंज कर सकता हूं? मैं स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकता। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, क्या कार्डियक आउटपुट ऑल्टर हो सकता है? यस, कार्डियक आउटपुट ऑल्टर हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि वो वॉल्यूम है और वो कन्फाइंड है, ठीक है। लेकिन जो बेटा एथलेटिक होते हैं वो बीट्स जो होती है उनकी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट वो ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, सॉरी, कार्डियक आउटपुट उनका ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे एक गेम खेला जाता है आपके साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड दिया है कि किसी एथलीट का ज्यादा होगा। सपोज करो कोई एथलीट है, उसकी 100 बीट्स पर, है ना, मिनट है, तो उसका कार्डियक आउटपुट अपने आप ही बेटा 7 लीटर हो गया एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन जिसका 5 लीटर है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके देख सकते हैं कैलकुलेट, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में भी, ठीक है। उसके बाद इस कार्डियक साइकिल का एक हमारा जो बहुत फेमस पाई चार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने कर रखा है भाई सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, 0.1 सेकेंड, देखो यहां दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर लो, ठीक है। तो यह है मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि पूरा मेरा कितना है बेटा, ठीक है, 0.1 यानी कि टोटल है। देखो कार्डियक साइकिल पूरी 0.8 सेकंड की थी, जिसमें 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल था और एट्रियल सिस्टोल जो कि मेरा 0.1 सेकंड का था। तो टोटल कितना चल गया, 0.4 सेकंड चल गया। अब इसके बाद जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, साथ साथ जो एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, वो पूरा मिला के, ठीक है, ये पूरा मिला के मेरा जाता है बेटा जॉइंट डायस्टोल के अंदर, जो कि मेरा पूरा 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एट्रियल सिस्टोल जो है, एट्रियल इवेंट जो है सिस्टोल के वो 0.1 सेकंड है और डायस्टोल के 0.7, ठीक है। तो AD एट्रियल डायस्टोल इज ऑफ 0.7 सेकंड और एट्रियल सिस्टोल AS इज ऑफ योर 0.1 सेकंड, ठीक है। तो ये चीजें आपको, है ना, अंडरस्टूड होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन इसी में घुमा के पूछ लिया जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, ठीक है, वो शुरू होगा आपका 0.2 सेकंड वाले से, है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.4 सेकंड का,
ठीक है। तो ऐसे टोटल कार्डियक साइकिल हमारी चलती है, ठीक है, 5 सेकंड का ऐसे पूरी कार्डियक साइकिल मेरी चलती है, जिसमें टोटल दोनों इवेंट एक दूसरे के साइमल्टेनियस चल रहे होते हैं। तो इसलिए 0.8 सेकंड में ही दोनों इवेंट्स हमारे सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकल और आर्टरी के दोनों के कवर हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर हार्ट साउंड, ठीक है, ध्यान से समझना है इसे। हार्ट साउंड जो होते हैं वो साउंड होते हैं जो कार्डियक साइकिल में, ठीक है, हम सुन सकते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फर्स्ट साउंड जिसे हम लब साउंड भी कहते हैं, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है बेटा। और जो मेरा सेकंड साउंड होता है जिसे डब साउंड कहते हैं, वो मेरा सेमिलुनार वाल्व के क्लोजर से जो होता है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 1 हार्ट बीट, यानी कि जब मैं बात करूं 1 हार्ट बीट की, तो बेटा ये 1 लब एंड 1 डब साउंड को कंप्लीटली हम बोलते हैं 1 हार्ट बीट, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। अब ये डायग्राम देखो जरा, कैसे मैं पता करूंगा कि ये मेरा लब साउंड बना है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप में जब मैं मिट्रल वाल्व को स्टडी करूंगा, तो यहाँ पे देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को, ठीक है, सुनने के लिए, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनने के लिए मुझे अपना स्टेथोस्कोप कहाँ लगाना पड़ेगा? कुछ इस तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, राइट साइड के 50% बॉर्डर लाइन पे, तो मुझे लब साउंड दिखेगा। और अगर मैं डब साउंड की बात करूं, ठीक है, जो कि मुझे कहां दिखेगा? एओर्टिक वॉल या पल्मोनरी वॉल यानी कि सेमिलुनर वॉल की तरफ, तो मैं अपने स्टेथोस्कोप को अपर साइड ऑफ दी, है ना, चेस्ट के दिखाऊंगा, राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है, स्टर्नम के बिल्कुल मार्जिन्स में, ठीक है। तो ऐसे दोनों साउंड्स को आप एक स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हायर चीज है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सीखना है आगे। मैं बिलीव करता हूं कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, है ना, वो आगे जरूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ईसीजी, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, ठीक है। ईसीजी का जो होता है मतलब वो क्या होता है? ईसीजी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे हम नापते हैं। तो ईसीजी एक ग्राफ है जो एक इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से निकलता है, और ये ग्राफ होता है जिससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना। तो लिखा है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ईसीजी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? पेशेंट को कनेक्ट करना पड़ता है एक मशीन से जिसमें 3 लीड्स होती हैं, ठीक है, 1 ईच टू द वेस्ट, है ना, एंड 1 टू दी लेफ्ट एंकल, मतलब दोनों वेस्ट में लगाई जाएगी और एक लेफ्ट एंकल में लगाई जाएगी, ठीक है। दैट मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। तो होता क्या है? ये बेसिकली आपकी जो पल्स हो रही है उसे मेजर करती है। साथ साथ अगर मुझे डिटेल चाहिए तो मैं क्या करता हूं? मैं मल्टीपल लीड्स को, है ना, चेस्ट रीजन में अटैच करता हूं, जो थोड़ा डिटेल्ड जो आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। तो उसमें मैं चेस्ट रीजन में मल्टीपल लीड्स लगाऊंगा, जो कि बेसिकली वो जो स्टेथोस्कोप के लोकेशन बताए थे उस तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ईसीजी जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये 3 वेव्स होती हैं, ठीक है, पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है। तो इस ध्यान से देखोगे ऐसे, तो ये सबसे पहले पी वेव से शुरू होता है, फिर आता है मेरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर आता है मेरा टी वेव, ठीक है। ये तीनों लोग पर्टिकुलर रीजन्स को सिग्निफाई करते हैं। जैसे पी वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच कॉज एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है। और टी वेव जो होती है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब जिसको नहीं पता, याद रखो, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, बेसिकली इंपल्स कैरी करवाना, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो डायस्टोल और सिस्टोल को आप डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। डेविएशन ऑफ ईसीजी, है ना, ठीक है, इंडिकेट द एबनॉर्मलिटी और डिजीज। ईसीजी की बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तो सबको पता ही है। इसमें क्वेश्चन आता है ऐसे कि जो P और Q के बीच का इंटरवल है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा? अगर डिटेल क्वेश्चन आ गया और S और T के बीच में इंटरवल है, उसमें क्या हो रहा होगा? सबको पता है कि P जो है एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो PQ के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसमें कंडक्शन हो रहा होगा SA नोड से AV नोड के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं SOT सेगमेंट जो होता है, ठीक है। SOT सेगमेंट में होता क्या? वेंट्रिकल मेरे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब मेरी जो सेमिलुनर वाल्व ओपन है, ठीक है, तो सेमिलुनर वाल्व क्लोज होना शुरू होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो एट्रिया, वो एट्रियल डायस्टोल जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल की तरफ चल रहा होगा, और साथ साथ पैसिव फिलिंग शुरू होगी। तो आपको ब्लड फिल होने के, है ना, ब्लड फिल होने के या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले होने के, है ना, सिग्नल मिलेंगे, और आप इससे क्लिनिकली सिग्निफाई कर सकते हो चीजों को, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज आवर, है ना, डबल सर्कुलेशन, जो हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार, है ना, कि इसमें होता क्या है? जो हार्ट होता है वो ट्वाइस, है ना, फ्लो करता है, एक कंप्लीट सर्कल करता है, उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें, है ना, सर्कुलेशन लंग्स से हार्ट के बीच में हो रहा होता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी में आएगा, ठीक है, जहां से वो ऑक्सीजनेट होगा और फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, यानी कि जो हार्ट और वेरियस बॉडी पार्ट्स उनके बीच में हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरियोल, ठीक, कैपिलरीज, और कैपिलरीज से वो जाएगा वापस से टिश्यूज में, और टिश्यूज से वो कलेक्ट होकर डिऑक्सीनेट होके, है ना, वापस से वेन्यूल्स के थ्रू, है ना, राइट एट्रिया में आएगा। तो ये होगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंसेस के, और उनसे CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को निकलवा लेता है, किससे, टिश्यूज से, ठीक है। उसके बाद एक ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जो पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये वो कनेक्शन होता है जिसमें हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, जो कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर, है ना, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट की ही वेन्स का और आर्टरीज का, जिसमें होता क्या है, कोरोनरी वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कार्डियक मस्कुलेचर को सप्लाई देती है भाई, क्योंकि वहां पे भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, वहां पे भी तो मसल है, वहां पे भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखोगे तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा कि हो क्या रहा है, जो राइट साइड ऑफ दी बॉडी है उसमें ज्यादातर क्या चल रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड चल रहा है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ दी बॉडी है उसमें ज्यादातर क्या चल रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड चल रहा है। यहां से हमने इस डायग्राम में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया कि भाई राइट एट्रिया में ब्लड आएगा, वो ब्लड जाएगा कहाँ पे, ठीक है, लंग्स में, लंग्स से एक्सचेंज होके, ठीक है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से घूमेगा और वापस से कहाँ जाएगा, एओर्टा में, एओर्टा में बॉडी से जाएगा, एक्सचेंज होगा, कलेक्ट होगा, वापस से वो डिऑक्सीनेटेड होके वापस से कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया में आ जाएगा। तो ये पाथ जो होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम, अब लिम्फेटिक सिस्टम एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं कुछ थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को। देखो, इट इंक्लूड्स लिम्फ वेसल, ठीक है, और लिम्फ नोड्स। होता क्या है, जो ब्लड जब कैपिलरीज से पास करता है तो कुछ, है ना, वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं फिल्टर हो जाता है कैपिलरीज से, ठीक है, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा से और इंटरसेलुलर स्पेस और टिश्यू के बीच में रह जाते हैं, ठीक है, जिसे हम फिर वो क्या होता है, कलेक्ट होते हैं तो बनता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। होता क्या है इसमें, ये जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, प्लाज्मा में, वो उसके बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और ब्लड सेल के बीच में इसी फ्लूइड से होता है, ठीक है। सम टिश्यूज, ठीक है, फ्लूइड एंटर्स टू द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें लिम्फ वेसल वगैरह बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और फिर वो बाद में लिम्फ बनाता है और वापस से मेजर वेन्स के थ्रू इसे ड्रेन कर देते हैं। जैसे हमारा थोरैक्स है, यहाँ पे हमारी मेजर लिम्फ ड्रेनेज होती है, जो भी सारा ब्लड, ठीक है, फिल्टर हो गया, कनेक्ट होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाया, लिम्फ बना, वो सब वापस से किसी वेन में डाल दिया जाता है, जैसे कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि वो वापस ब्लड में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो लिम्फ जो होता है वो बेसिकली कलरलेस होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके अंदर। साथ ही साथ जो इसके फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई, इसे मिडल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो लिवर में बनते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट्स को थ्रू लैक्टील्स, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में होता था, वो चैप्टर कट गया। फैट सोल्युबल विटामिन्स को, हार्मोन्स को, जो कि लिपिड, ठीक है, नेचर के होते हैं। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स, लिम्फ नोड जो होते हैं वो WBCs को, है ना, और एंटीबॉडीज को, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो कि हमें कुछ ऐसा इफेक्टर सेल बनवाते हैं यहाँ से, है ना। इट हेल्प्स इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यहां तक था लिम्फ में। अब हम आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेशन सारे ही, चाहे वो आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का आए, चाहे वो आगे, ठीक है, तुम्हारा लोकोमोशन मूवमेंट में आए, मसल कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन, ठीक है, या फिर तुम्हारा और आगे सक्सेसिव चैप्टर में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले होता क्या, नॉर्मल एक्टिविटीज तो भाई ऑटो रेगुलेटेड होती है, वो हमें पता है, नोडल टिश्यू होता है, इसीलिए हम इसको म्योजेनिक भी बोलते हैं। लेकिन मिडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो कार्डियक एक्टिविटी को एएनएस के थ्रू रेगुलेट करता है, ठीक है। एक ब्रांच होती है स्पेशल नर्व की, सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, जिसे हम कार्डियक एक्सीलरेटर नर्व कहते हैं, ठीक है, वो एएनएस से, है ना, आती है, ठीक है, और हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर सकती है। और जब स्ट्रेंथ बढ़ गई, है ना, यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल बढ़ जाएंगी, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट जो उसी का पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है वो उसी के उल्टा काम करती है। क्या करती है, हार्ट बीट को डिक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को क्या करती है, कम करती है। ये दोनों में डिफरेंस है, देखो वहां पे वो क्या कर रही है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रही है, ठीक है, यहाँ कंडक्शन को डिले कर रही है। कंडक्शन डिले होगा तो ऑब्वियसली कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन बढ़ेगा, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ बीट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाएंगी तो इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है रेगुलेशन में, ठीक है। आई होप, ठीक है, मैंने तुम्हें ये क्लियरिफिकेशन दिया और तुम्हें समझ में भी आया।
नाउ एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं जो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एक्साइटेटरी होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे तो भाई कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर हमारा है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल है ना बॉडी का ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा होना यानी सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, जो कि नॉर्मल कितना है 120 mmHg, ठीक है, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो बढ़ जाना किससे 80 mmHg से, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हाई बीपी। तो ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक डिजीज होती है जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत दे सकती है, हमारे मेजर ऑर्गन्स को हार्म पहुंचा सकती है। तो आज के डेट में, ठीक है, अगर ये 120/80 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि भाई पेशेंट को, ठीक है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज जो है मेरी, ठीक है, यहाँ लिखा है ना बीपी ऑफ 140/90 और above is hypertension leads to heart disease and also affects organ like brain and kidneys, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है मेरी CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसे ही हम बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो इनमें डिपॉजिट हो जाता है किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जो अभी कोरोनरी सर्कुलेशन मैंने बताया था, ठीक है। जिससे क्या होता है, वैसे ही आर्टरी का लुमेन छोटा है, देखो और डिपोजिशन हो जाएगा तो और नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक भी हो सकती है। अभी अगर ब्लॉक होगी तो हार्ट को इनडायरेक्टली डैमेज ही तो प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। या फिर नैरो कम हो जाएगा तो नंबर जो ब्लड सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट की मसल्स उतने इजीली इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो उसी के लिए आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है एंजियोपेक्टोरिस। अब एंजियोपेक्टोरिस जो है चेस्ट पेन है जो कि O2 डेफिशिएंसी से हो रहा है हार्ट मसल में, ठीक है। इट अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो एंड कॉमन अमॉन्ग मिडिल एज और अर्ली एल्डरली मेंस, ठीक है, एल्डरली पीपल। तो इसमें होता क्या है कि भाई CAD और जो एंजियोपेक्टोरिस होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, एक O2 की डेफिशिएंसी जो है और CAD जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगी, है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, हम, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। होता क्या है कि जब हार्ट जो है जो कि अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, बॉडी की मीट नहीं कर पा रहा, तो उसे हम बोलते हैं कि उसका कंजेशन हो गया और जो कि लंग्स की वजह से हुआ, अच्छे से कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा ड्यू टू लंग्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अपने स्पेस में भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसे हम बोलते हैं कि ये हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेल हो रहा है अपना काम डिलीवर करने में, ठीक है। हार्ट फेलियर जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट के जैसे नहीं है। इसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है बीट करना, या फिर हार्ट अटैक में जिसमें सडन डैमेज टू हार्ट मसल हो गया जिसकी वजह से, ठीक है, वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहे। और ये क्यों होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि देखो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो ठीक है वो लीड करती है टू दी हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, ठीक है। बट जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट है हमारा हार्ट अटैक से। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले जो मेरी CAD है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें खींच रहा हूं, ठीक है। वो लीड कर सकती है मेरे हार्ट अटैक को, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है वो क्या है, सडन डैमेज है, क्यों हुआ है, ठीक है, इनएडिक्वेट सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई क्यों अफेक्ट हो सकती है, बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन CAD है, ठीक है। अब देखो कार्डियक अरेस्ट जो है जिसे हम CA बोलेंगे, ठीक है, उसमें क्या है, हार्ट स्टॉप्स, ठीक है, हार्ट स्टॉप हो चुका है। अब क्यों स्टॉप हुआ है, क्योंकि उसकी मसल्स बहुत ज्यादा डैमेज भी हो सकती है या फिर, ठीक है, कंजेशन की वजह से भी वो स्टॉप हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर लाइन पे ही बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आई होप मैंने ये सारी कंफ्यूजन दूर करी हो और आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो बाकी अब इसके क्वेश्चंस लगाना, PYQ लगाना और ऑलमोस्ट चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, हमारा चैप्टर हो गया रैप। मिलते हैं आपसे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारे VMC मेडिकल को ऑलरेडी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो आप लोग, इसे और सपोर्ट करें, ठीक है। इसे दुनिया तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को भेजें, लिंक्स भेजें वीडियोस के, ठीक है, और इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।